हाय फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं एसएमई कंपनीज के बारे में, एसएमई आईपीओस के बारे में, उनमें क्या रिस्क है, क्या एडवांटेज है उसके, क्या डिसएडवांटेज है और कौन से की पॉइंट है। इसके अलावा हम लोग मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई कंपनीज के आईपीओ के बीच में डिफरेंस को भी समझने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई आपको और कुछ सीखना समझना है तो कमेंट बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पर कमेंट छोड़ दीजिएगा उस कंपनी के बारे में या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। शायद कुछ टाइम लग सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएमई कंपनीज और उनके आने वाले आईपीओ के बारे में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इसको शुरू करते हैं फटाफट। एसएमई कंपनीज क्या होती हैं और उसके बाद हम लोग समझेंगे एसएमई आईपीओ क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले एसएमई कंपनीज के बारे में जानते हैं। एसएमई कंपनीज क्या होती है? तो एसएमई स्टैंड फॉर, अभी सबसे पहले तो एसएमई का फुल फॉर्म जान लो। एस फॉर स्मॉल होता है, एक्चुअली मार करते हैं, एस फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम और ई फॉर enterprises. SME stand for small and medium sized enterprises. It is classification made by Indian government. These companies have revenues, assets or a number of employee below a certain threshold. Actually ये जो कंपनीज होती हैं ये एक सर्टेन लिमिट्स में इनके पास एम्प्लॉय होते हैं, रेवेन्यू इनका बहुत कम होता है, मतलब एक लिमिट में होता है लेकिन बहुत कम होता है, और प्रॉफिट भी उसी तरीके से होते हैं और एसेट भी उसी तरीके के होते हैं। अब एसएमई में दो क्राइटेरिया है बेसिकली। एसएमई और एमएसएमई में आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है एमएसएमई और एक होता है एसएमई। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली एमएसएमई ही हमारा मेन पॉइंट है, लेकिन इसको हम एसएमई बोलते हैं। एम फॉर होता है माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल से भी छोटा, तो वो होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमई प्लेटफॉर्म ही है, उसी को हम एसएमई बोलते हैं। अब क्राइटेरिया क्या है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए? इनमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, जिसको हम एसेट कह सकते हैं, जो एसेट होते हैं वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उसमें 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एनुअल टर्नओवर की बात करें तो स्मॉल एंटरप्राइजेस में 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीडियम साइज़ की जो एंटरप्राइजेस है या कंपनी है, आप इंटरप्राइजेस बोलेंगे तो बेटर है, कंपनीज नहीं बोल सकते, वो फिर मेडिकल कंपनी हो जाएगा अगर आप मीडियम साइज बोलेंगे। अब यहाँ पर समझिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रेज फंड। अब फंड क्यों रेज करती है उसको समझो। रेज फंड टू डेवलप एंड एक्सपांड देयर बिजनेस, डेवलप अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, एक्सपांड करने मतलब बढ़ाने के लिए। द मोस्ट कॉमन वे एसएमई रेज फंड आर थ्रू डेप्ट फाइनेंसिंग, बैंक लोन और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी एसएमई कंपनी या चाहे कोई सी भी कंपनी हो, वो 3 तरीके से अपना फंड रेज कर सकती है, या तो डेप्ट फाइनेंस करके, या फिर बैंक लोन लेके, और या फिर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू। फंड रेजिंग हेल्प एसएमई, अब हम सिर्फ एसएमई की बात करें इसलिए हम सिर्फ एसएमई कंपनीज की बात करते हैं। फंड रेजिंग एसएमई कंपनी का बिजनेस एक्सपांड करने के लिए करती है, और जो फॉलिंग हो रही है फंड के कारण, चाहे उनके रेवेन्यू घट रहा हो, चाहे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी घट रही हो, चाहे वो उनकी रीच घट रही हो, तो उस फंड से ये लोग इन सब चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। एसएमई आईपीओ इज एन इनिशिएटिव इन विच ए स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी डिसाइड टू सेल शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑर्डर टू रेज फंड एंड लिस्ट इटसेल्फ। सिंपल सा है, एसएमई आईपीओ लाने का 2 फायदा हो सकता है, या आप सीधे से बोले कि इसका इनिशिएटिव ये है, या इसका जो आप बोलें कि इसका जो रीज़न है वो ये है कि कंपनियां, पहले तो मतलब समझ लो, एसएमई आईपीओ आता है, कोई सा भी आईपीओ आता है, चाहे वो मेन बोर्ड कंपनीज का क्यों ना आईपीओ हो, सिंपल सा है कि वो पब्लिक को अपने शेयर बेचती है फर्स्ट टाइम पे फंड रेज करने के लिए, और खुद को लिस्ट करती है एक्सचेंज पे। सिंपल सा है। टेक्निकली इट इज़ अ पब्लिक कैपिटल रेजिंग टूल। टेक्निकली अगर बात करें तो एक तरीके से पब्लिक से फंड रेज करने के लिए एक टूल है, इसको टेक्निकल टूल बोल सकते हैं, जहाँ पर कंपनियाँ आती है और अपने ग्रोथ के लिए फंड रेज करती है। यस, द आईपीओ प्लेटफॉर्म फॉर एसएमई स्मॉल एंड मीडियम वाज इंट्रोड्यूस इन 2012। जो एसएमई आईपीओ का प्लेटफॉर्म आया था, जब लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने 2012 में, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जहाँ पर एमएसएमई कंपनीज अपना आईपीओ ला सकती है और पब्लिक के थ्रू फंड रेज कर सकती है। द लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स आर मोर रिलैक्स्ड एंड द कॉस्ट इज लोअर देन अ मेन बोर्ड आईपीओ। जो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी होती है, उनकी जो टर्म एंड कंडीशंस होती है आईपीओ लाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है, सब कुछ बताना पड़ता है। यहाँ पर उस तरीके का चीज़ें नहीं होती है, ये मोर रिलैक्स्ड बोल सकते हैं कि हमारे नियम कानून कायदों में छूट है। दिस इज़ यूजफुल वे, दिस इज़ अ यूजफुल वे फॉर एसएमई टू रेज कैपिटल एज आईपीओ प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एसएमई टू। जब एसएमई आईपीओ लाते हैं, या एक एसएमई आईपीओ एक एसएमई कंपनी के लिए 3 तरीके की बेनिफिट देता है। क्रेडिबिलिटी गेन करने के लिए, इंक्रीज देयर मार्केट प्रेजेंस। जैसे मान लो एक छोटी कंपनी है, वो उस शहर में या फिर 1-2 शहर में मतलब उनका रीच होगा, लेकिन जैसे ही वो एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो उनकी मार्केट प्रेजेंस ऑल ओवर पैन इंडिया हो जाती है। और स्टेब्लिश अ लॉन्ग टर्म फाउंडेशन। ये 3 बेनिफिट हो सकते हैं आईपीओ के, होते ही हैं बेसिकली। एसएमई आईपीओ का मीनिंग समझ लो। देखो, एसएमई आईपीओ का कोई मीनिंग नहीं होता। स्मॉल, मीडियम
साइज इंटरप्राइजेस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये इसका फुल फॉर्म है, यही इसका मीनिंग भी है कि कोई कंपनी आती है और अपने शेयर्स को पब्लिकली बेचती है, यही आईपीओ का मतलब। इससे क्या होता है, इट्स क्रिएट्स वेल्थ फॉर प्रमोटर्स, जो ऑलरेडी प्रमोटर हैं उनका पैसा बढ़ता है, उनके शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा बढ़ता है, और पब्लिक का भी पैसा बढ़ता है अगर वो आने वाले समय में अच्छा करती है तो। इट क्रिएट्स डिमांड फॉर दिस कंपनीज स्टॉक, जैसे मैंने बताया कि पहले तो वो कंपनी लिस्टेड नहीं थी, ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रही थी, या उसमें बहुत कम लोग थे, 40 लोग 50 लोग या जो भी लोग थे। अब वो जैसे ही उसको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो वहाँ पर पब्लिक उसको खरीदने बैठ जाती है, तो लिक्विडिटी बढ़ती है और कंपनी के लिए डिमांड बढ़ती है। इट ऑल्सो इंक्रीज क्रेडिबिलिटी, मैंने जैसे पिछले स्लाइड में बताया, और हेल्प करती है बिजनेस एक्सपांशन में, क्योंकि कंपनी जब लिस्ट होती है तो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आती है, क्योंकि मार्केट सब कुछ डिस्काउंट करता है। अगर स्टॉक नहीं चल रहा है मतलब कि कंपनी खराब है, मतलब जैसे मान लो एक कंपनी लिस्ट हुई, कोई सी भी कंपनी बात करें, चाहे वो मेन कंपनी हो, चाहे वो एसएमई कंपनी हो, या इससे बड़ी कंपनी हो, जिसको हम मेन बोर्ड बोल सकते हैं, या फिर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप बोलते हैं। अब कोई भी कंपनी है, इसका आईपीओ लॉन्च हुआ 15 दिन हुए, 20 दिन हुए हैं, अगर कंपनी का स्टॉक वेल ट्रेड नहीं कर रहा है तो समझ में आ जाता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, या बस आईपीओ लाने के लिए या प्रमोटर्स को वहाँ से सिर्फ एग्जिट चाहिए थी, वहाँ से उन कंपनी में पैसा लगाया था, जिससे मैम अर्थ में हुआ, और बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी, किसी का नाम नहीं ले सकते, पर ये चीज़ है। इसको और आगे समझिए। 2012 में एनएससी मर्ज और बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ इंडिया में। दिस इनेबल्ड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस टू रेज इक्विटी फंड थ्रू पब्लिक ऑफरिंग। इन प्लेटफॉर्म के थ्रू अब जो एनएससी एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पर एसएमई आईपीओ लाने का ये प्लेटफॉर्म है। एनएससी मर्ज और बीएससी में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बीएससी एसएमई, ये दो प्लेटफॉर्म है। 2012 में लॉन्च हुआ था इंडिया में, जिससे कि एक एसएमई कंपनी फंड रेज कर सकती है पब्लिक से। इस प्रोसेस में 3 से 4 महीने का वक्त लगता है मोस्ट केसेस में। द इश्यूइंग कंपनी मस्ट चूज वन ऑफ 2 एसएमई प्लेटफॉर्म। अब कोई भी एसएमई कंपनी जब अपना आईपीओ लाती है तो उसको डिसाइड करना पड़ता है इन दो में से एक कोई सा भी प्लेटफॉर्म, या तो सिर्फ बीएससी पर लॉन्च अपना आईपीओ ला सकती है, या फिर एनएससी पर ला सकती है। जबकि मेन बोर्ड कंपनीज में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर वो दोनों, जैसे आप अगर सर्च करेंगे कोई एसएमई आईपीओ तो सिर्फ आपको या तो एनएससी में दिखाई देगा या बीएससी में दिखाई देगा। जब आप किसी स्टॉक को, जो मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप कंपनी है, उसको आप सर्च करते हो तो वो आपको दोनों एक्सचेंज पे दिखाई देता है, एनएससी में भी और बीएससी में भी। तो ये एक की डिफरेंस है, आने वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे इस बारे में। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू ऑफ एसएमई आईपीओ, क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं वो समझिए। फ्रेश इशू लाना, ऑफर फॉर सेल लाना, ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं। इसके अलावा तीसरा भी होगा कुछ, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पे, चलो छोड़ो इसको। अब एडवांटेज पढ़ लो, क्या एडवांटेज है एक एसएमई कंपनी के आईपीओ लाने के, या एक एसएमई आईपीओ के एडवांटेज। रेस इंटरेस्ट फ्री कैपिटल, जब कोई भी कंपनी, चाहे बड़ी कंपनी हो चाहे वो एसएमई कंपनी हो, इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलता है। वो बिट आपको बताते हैं कि भैया हम आईपीओ आने वाला है, और हम लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें कोई इंटरेस्ट हमको देना नहीं पड़ता, ना हमको मिलता है, मतलब उनको हमें नहीं देना पड़ता, तो फ्री का पैसा मिलता है। तो एक ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है वैल्यू क्रिएशन इन्वॉल्व होती है कंपनी की। कैसे? डिमांड स्टॉक की होती है, जो हमने लास्ट में पढ़ा। हायर वैल्यूएशन बेस्ड ऑन इंडस्ट्री एंड कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो हायर वैल्यूएशन मिलती है। शेयर होल्डर की वैल्यू और वेल्थ बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कोई पहले से कोई शेयर होल्डर है, जिन्होंने पहले मान लो कंपनी में सिर्फ 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया था, अब वो जैसे लिस्टिंग के बाद अगर स्टॉक में गेन होता है, जैसे मान लीजिए कि पहले उस स्टॉक का कीमत जहाँ पर उन्होंने खरीदा था 10 रुपये थी, अब वो 40 रुपये हो गई, तो 4 गुना पैसा बढ़ जाता है। तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू और वेल्थ बढ़ती है। इंक्रीज इन वैल्यूएशन ऑफ कंपनी, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा और आपको समझ में आता है वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। इंप्रूवमेंट इन द कंपनीज ओवरऑल इक्विटी, ये चीज़ भी एक बेहतर बेनिफिट है। और क्रिएशन ऑफ लेवरेज एसेट विथ हेल्थियर एंड स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट। एक्सपांशन इन ग्रोथ, पैसा मिलता है तो कंपनी एक्सपांड करती है अपने बिजनेस को, जिससे ग्रोथ आती है कंपनी में। फैसिलिटेटिंग लिक्विडिटी फॉर शेयर होल्डर, पहले कम लोग थे जो सिर्फ कागज़ों पर शेयर लेते थे, अब ये लिस्ट हो गया है तो पब्लिक आ गई है, तो बाइंग सेलिंग का बहुत बढ़ चुका है। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी बोलते हैं, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। और इजी एग्जिट ऑप्शन, जैसे आईपीओ आता है तो जो पुराने शेयर होल्डर है जिन्होंने पहले से लिया है, जिनको हम एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं, या जिन्होंने सिर्फ पेपर पर शेयर लेके रखे हैं, उनको एग्जिट मिल जाती है। फिर डेब्ट बर्डन घट जाता है, जो पैसा मिलता है उससे कर्जा चुका देती है, तो भैया कर्जा से मुक्ति मिल जाती है थोड़ी बहुत या पूरी। विजिबिलिटी और इमेज बिल्डिंग हो जाती है। जैसे हमने कहा कि जैसे आईपीओ आता है तो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, लोगों को पता होता है कि ये कंपनी लिस्ट है, तो थोड़ा सा इमेज बिल्ड हो जाती है। और इजी माइग्रेशन टू द मेन बोर्ड, एसएमई आईपीओ हेल्प कंपनीज ग्रो देयर बिजनेस एंड एक्सपांड देयर ऑपरेशन। दे आल्सो फैसिलिटेट एक्सेस ऑफ माइग्रेशन द मेन बोर्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर एक्सपांशन। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर थोड़े से रिस्क समझ लो और हानियाँ, इनको हम डिसएडवांटेज बोलते हैं, क्या है। कॉस्ट ऑफ एसएमई आईपीओ, देखो ये तो मेरे हिसाब से कोई रिस्क भी नहीं है और ना कोई डिसएडवांटेज है, क्योंकि हर आईपीओ को लाने में भैया पैसा लगता है आपको, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सपोजर टू सेंसिटिव डाटा, ये भी सबको देना पड़ता है, पर हाँ एसएमई कंपनीज के केस में इसलिए है क्योंकि एसएमई कंपनीज में मैक्सिमम कंपनीज एकदम अब तक हवा भरी होती है पैकेट में,
चिप्स के पैकेट में हवा भरी होती है, चिप्स नहीं होते। तो उस हिसाब से अगर कंपनी की पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि रद्दी है, मैक्सिमम होती है एसएमई आईपीओ के टाइम पे, तो वो डाटा थोड़ा सेंसिटिव होता है, और जब पब्लिक में जाता है, लोगों को पता चलता है, तो फिर वो उसमें पैसा नहीं डालते हैं, या अगर डाल दिया तो निकालते हैं। तो वो चीज़ है। लॉस ऑफ वैल्यूएशन, अगर कंपनी का शेयर परफॉर्म नहीं करता सही से तो वैल्यूएशन गिरती है, क्योंकि अगर एसएमई आईपीओ आने के बाद स्टॉक अच्छे से परफॉर्म करता है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, तो वैल्यूएशन बढ़ती है। लेकिन उसका उल्टा भी होता है, अगर नहीं उस तरीके से काम किया तो वैल्यूएशन घट जाएगी। फिर एक्सटर्नल फैक्टर, अगर इंडस्ट्री अगर सही से नहीं करती, या जिस इंडस्ट्री में आ रहा है इंडस्ट्री का कोई बहुत बढ़िया योगदान है नहीं मार्केट में, अच्छी नहीं चल रही पिछले 4 साल से 5 साल से, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, नाम नहीं लेते, ठीक है। आईपीओ विड्रॉवल भी एक रिस्क है, वो तो कोई सा भी आईपीओ विड्रॉ किया जा सकता है। और हायरिंग फंड मैनेजर्स टू स्टेबलाइज प्राइस आफ्टर लिस्टिंग, लिस्टिंग के बाद आपको एक फंड मैनेजर हायर करना पड़ता है प्राइस को देखने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। तो ये रिस्क भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये भी कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ये है एक डिसएडवांटेज टाइप में। अब एसएमई आईपीओ और मेन बोर्ड आईपीओ में आप थोड़ा सा फ़र्क समझ लो, इनको हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो ये इसके कुछ पॉइंट है, जैसे कि पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल की बात करें तो मेन बोर्ड आईपीओ में 10 करोड़ रिक्वायर्ड है मिनिमम, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 1 करोड़ से मैक्सिमम 25 करोड़। अलॉटिस की बात करें तो नंबर 1000 में हो सकते हैं, और यहाँ पर नंबर मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि जब आप किसी को आईपीओ अलॉट करते हो, मान लीजिए कि 10 करोड़ का आईपीओ आया, प्राइस था, आप मान लीजिए कि 10 रुपये नहीं प्राइस मानेंगे, प्राइस हम मान लेते हैं 80 रुपये का, और शेयर आपने दिए 1000 शेयर। 1000 तो नहीं देंगे, ये शायद यहाँ पर ज़्यादा होगा, क्योंकि एक मिनिमम आईपीओ होता है 1 लाख से ऊपर का, जैसे कि आप आजकल 2 लाख के आईपीओ होते हैं, ठीक है, 2 लाख का आईपीओ है। मतलब आईपीओ का साइज़ होता है, जैसे मेन बोर्ड आईपीओ में 14,000 15,000 रुपये मिल जाता है ना आपको, वैसे इनका 2 लाख रुपये का होता है। तो यहाँ पर अलॉटिस ज़्यादा हो सकते हैं मेन बोर्ड में, यहाँ पर कम होंगे, लेकिन ये जो वैल्यू है उस हिसाब से नहीं। आईपीओ अंडर राइटिंग को छोड़ो आप, ऑफर फॉर डॉक्यूमेंट वेटिंग यहाँ पर सेबी देखता है डॉक्यूमेंट्स को, यहाँ पर एक्सचेंज देखता है, और आईपीओ की टाइम फ्रेम यहाँ पर 6 महीने तक हो सकती है, और यहाँ पर 3 से 4 महीने के बीच में होती है। ये कुछ मेन पॉइंट है। इसके अलावा भी हम नीचे आते हैं जहाँ पर आपको मिलेगा, जैसे एप्लीकेशन साइज़ की बात करें थे हम लोग, यह कि यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये की होती है, या मिनिमम 1 लाख की होती है, आजकल तो 1 लाख भी नहीं होती, ज़्यादा होती है। पार्टिसिपेशन ऑफ QIB, यहाँ पर QIB का पार्टिसिपेशन 50% कंपलसरी होता है मेन बोर्ड आईपीओज़ में। किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं आने वाले वीडियो में QIB के ऊपर और QIP दोनों के ऊपर बना दूंगा, और यहाँ पर QIB का पार्टिसिपेशन अनिवार्य नहीं है। और कुछ मेन चीज़ें जैसे कि ट्रैक रिकॉर्ड, यहाँ पर जो मेन बोर्ड कंपनीज है उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे से चेक किया जाता है, देखा जाता है, और यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड की नॉर्म्स थोड़ी सी कमज़ोर होती है। और लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये मेन बोर्ड आईपीओ दोनों जगह लिस्ट हो सकते हैं, और ये बंदा जो एसएमई आईपीओ होता है एक ही जगह लिस्ट हो सकता है, या तो NSE इमर्ज पे, या तो BSE एसएमई पे। और कुछ की पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए, कुछ मेन इंपॉर्टेंट हम की पॉइंट्स की बात करते हैं एसएमई आईपीओ के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता चुका हूँ 2012 में आया था NSE से, मतलब हमारे इंडिया में एक तो NSE इमर्ज आया था और BSE एसएमई आया था। 2 प्लेटफॉर्म आए थे जहाँ पर इनको आप लॉन्च कर सकते हो, या आप बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल है। और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एसएमई कंपनीज जो होती है, MSME कंपनीज होती है, जॉब क्रिएशन सबसे ज़्यादा यही करती है, 60% जॉब तो यही लोग देते हैं। और एसएमई आईपीओ सिमिलर एडवांटेज और डिसएडवांटेज है रेगुलर आईपीओ के जैसे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। बस 1-2 की पॉइंट है, बाकी अलावा सब सेम है, रिस्क भी सेम है और डिसएडवांटेज भी सेम है। बस कुछ चीज़ें रिलैक्सड होती है एसएमई आईपीओ के लिए, और मेन बोर्ड आईपीओ के लिए में थोड़ी ढील नहीं होती, वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पकड़ होती है सेबी की, क्योंकि एसएमई आईपीओ में जो डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं वो मैक्सिमम टाइप पे एक्सचेंज करते हैं, और यहाँ पर सेबी प्रॉपर देखती है, DRHP और सब कुछ चीज़ें। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मेन बोर्ड आईपीओ में और एसएमई आईपीओ में। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगी हो जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ बताइएगा, उसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। और कुछ समझना हो तो प्लीज़ बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और फॉलो करें मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।